तो भाइयों, आपको अपने जीएस एकेडमी में स्वागत है। आज फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ फिर से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर का डिस्कशन के लिए, जिसमें जीएस जीके का जो भी 25 क्वेश्चन है 25 के 25 डिस्कस कराएंगे, जिससे उसके पूरे टॉपिक पे कमांड हो जाए। ठीक है, जिससे आपके भविष्य में इससे संबंधित कोई भी टॉपिक्स आते हैं क्वेश्चन तो आपको छूटेंगे नहीं। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये हम लोग का जो है एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर है, जिसमें 11 फरवरी 2019 को जो हुई थी एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में, उसी का 25 जीके जीएस को हम लोग सामने रखे हैं। तो देखिए, हम लोग शुरू करते हैं। महानदी और गोदावरी के डेल्टा में कौन सी मिट्टी होती है? तो देखिए, इसका तो आंसर सीधा सीधा हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। मगर हम लोग क्या है देख लेते हैं थोड़ा महानदी गोदावरी से। तो देखिए, महानदी नदी एंड गोदावरी नदी के बारे में कह रहा है, तो इसके विशेष में देख लेंगे कि महानदी और गोदावरी नदी का विस्तार कहाँ है, तो उसी से पता चल जाता है। देखिए, महानदी और गोदावरी का जो डेल्टा है ये आपको पड़ता है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये सब क्षेत्रों में अक्सर देखने को ये मिलता है कि जो नदी होती है, तो नदी के द्वारा मिट्टी का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो नदी जो लाती है अपने द्वारा अवसाद, उस अवसाद के जमने से अर्थात निक्षेपण की प्रक्रिया से मिट्टी का निर्माण होती है, वो मिट्टी कहलाती है जलोढ़। ठीक है, तो ये जो है नदी के, सपोज यहाँ से शुरू करते हैं, नदी के अवसादों के निक्षेप से बनी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। अब इस जलोढ़ मिट्टी के बारे में जानेंगे कि जलोढ़ मिट्टी जो है कैसे निर्माण हुई है, उस निर्माण की प्रक्रिया पर कैसे बांटा गया। तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी जो है इसके निर्माण की प्रक्रिया पर एक जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर और दूसरी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर। अब देखिए, ये जो खादर है ये नई जलोढ़ मिट्टी है और ये बांगर जो है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। अब इसमें जो है मिट्टी से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं उसमें थोड़ा देख लेंगे। काली मिट्टी में ये पूछा जाता है कि किसकी आवश्यकता होती है, पाई जाती है, और किसकी को कौन सा नहीं पाया जाता। तो इसमें पाने वाले के लिए हम देख लेंगे कि जलोढ़ मिट्टी है, इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो देखिए, इसमें जो है आपको क्या है कि पोटास जो होता है, पोटास इसकी अधिकता होती है। और जबकि इसमें देखिए कि किस चीज़ की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है, और साथ ही ह्यूमरस की कमी होती है। देख लीजिए, मिट्टी से रिलेटेड प्रश्न हो गए। और अगर पूछ दे कि जलोढ़ मिट्टी हमारे भारत पर कितना है, तो मिट्टी के विस्तार के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा हमारे भारत के क्षेत्रफल पे जलोढ़ मिट्टी का ही विस्तार है, 22% है। अब देखिए, इसमें क्या है, हम लोगों ने देख लिया महानदी और गोदावरी नदी से संबंधित। तो ये उड़ीसा आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में नदी के अवसादों के निक्षेप से लाई गई, अवसाद को निक्षेप से बनती है ये जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, खादर एक बांगर। जो खादर नई जलोढ़ मिट्टी है, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। इसमें जो है पोटास की अधिकता होती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमरस की अभाव होती है। इसमें ये सबसे ज़्यादा भारत के क्षेत्रफल पर विस्तृत है, 22% है। अब इससे संबंधित एक और प्रश्न आता है कि मिट्टी के निर्माण से, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो है बेसाल्ट चट्टान है, तो बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होती है। ठीक है, हम लोग अगला प्रश्न पे देखेंगे। 1 मिनट, तो मिटा देते हैं इसको। अब चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरा प्रश्न है कि स्पर्श के कारण पौधे के विकास क्या क्या रहती है। तो देखिए, ये पौधे के विकास मतलब कि ये जो है इसका प्रश्न सीधा सीधा देखा जाए तो इसका प्रश्न हो जाएगा थिग्मोनेस्टी। ये बायोलॉजी का प्रश्न है हम लोग का कि स्पर्श के कारण पौधे में विकास कहलाती है तो थिग्मोनेस्टी। अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग इसके टॉपिक में जाते हैं। तो ये टॉपिक है आप लोग को पौधे के नियंत्रण एवं
समन्वय, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन था हम लोग का। ठीक है, अब इसमें जो ये टॉपिक है तो इससे संबंधित बात देख लेंगे कि देखिए दरअसल ये जो थिग्मोनेस्टी है अर्थात जो पौधे होते हैं, तो पौधे बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ पौधे जो है लत्तीदार होते हैं। तो जो पौधे लत्तीदार होते हैं उस लत्तीदार पौधे के लिए सहारे के लिए हम लोग जानते हैं कि साइड से सपोर्ट किया जाता है कि वो विकास कर सके। उसी तरह कुछ पौधे लच्छीदार में ऐसे होते हैं स्पर्श के कारण वो ग्रोथ करता है, विकास करता है। तो इसमें स्पर्श में हम लोग विशेष करके देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए मटर हो गया या छुई मुई हो गया, इस तरह के प्रश्नों में अक्सर देखने को मिलेगा आपको कि स्पर्श करने से छुई मुई का पौधा देखिएगा या तो डेवलप करेगा, विकास करेगा, या कुछ न कुछ रिएक्शन देता है। तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं इसको बोला जाता है, ये क्या बोलते हैं, थिग्मोनेस्टी। ठीक है, जैसे छुई मुई वगैरह हो गया। देखिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। हम लोग ये हो गया। तीसरे पे देखते हैं कि किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। ठीक है, मतलब यूनिवर्सल डोनर के बारे में कह रहा। अब देखिए हम लोग ये रक्त समूह से बात आई है तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं रक्त के बारे में। ठीक है, तो रक्त के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो रक्त देखिए ये एक संयोजी ऊतक है जो मानव शरीर के कुल द्रव्यमान का 7% होता है। ठीक है, अब इसके बारे में अगर रक्त के बारे में देखते हैं, क्वेश्चन जो आता है कि रक्त से पूछा जाता है रक्त अम्लीय या क्षारीय है, तो ये क्षारीय है। ठीक है, अब क्षारीय किस प्रकार है, तो रक्त क्षारीय है जिसका pH देखेंगे कि 7.4 होता है। ठीक है, अगर रक्त की बात बोला जाए तो मानव शरीर में 5 से 6 लीटर होता है। इसमें भी महिला में ½ लीटर थोड़ी सी कम पाई जाती है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं रक्त समूह से, तो हम लोग थोड़ा सा रक्त समूह पे ध्यान देते हैं। तो रक्त समूह पे देखते हैं तो रक्त समूह की खोज किसने की, पहला क्वेश्चन यही आता है, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। तो ये जो है रक्त समूह की खोज कौन किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने कब किया, तो 1900 ईस्वी में किया था। ठीक है, अब इन्होंने जो रक्त समूह की खोज की तो इसकी रक्त समूह में इन्होंने 4 कैटेगरी में बांटा। 4 कैटेगरी में कौन है, पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा ए एंड बी है और चौथा जो हम लोग का ओ है। अब इसमें जो प्रश्न आता है ये देखिए कि सर्वग्राही कौन है और यूनिवर्सल डोनर कौन है। तो देखिए इसमें जो हम लोग का ओ नेगेटिव है, इस समझिए कि सार्वभौमिक दाता है, सार्वभौमिक दाता। और यहीं पर अगर पूछ ले सर्वग्राही कौन है, तो ए भी जो है आपको सर्वग्राही हो गया, मतलब यूनिवर्सल एडेप्टर हो गया। तो ठीक है, हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे आते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तो चौथे प्रश्न में है कि योजना आयोग से संबंधित प्रश्न है, जिसमें कह रहा कि योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो देखिए इसका आंसर है तो सीधा 1950 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो योजना आयोग से प्रश्न है तो हम लोग देखते हैं कि योजना आयोग के बारे में क्या है। तो हम लोग यहाँ पे योजना आयोग देखते हैं। तो देखिए हम लोग का देश जब स्वतंत्र हुआ, गणतंत्र हुआ, तो उस समय कोई योजना और पंचवर्षीय योजना का प्रावधान नहीं था। तो इसी स्वरूप में आगे पंचवर्षीय योजना की प्लानिंग के लिए एक आयोग बनाया गया जिसका नाम है योजना आयोग। तो देखिए इसका गठन पहले हम लोग देखते हैं। गठन हुआ 15 मार्च 1950 को। अब ये जो है 15 मार्च 1950 को हुआ। अब ये प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाया 51 से 56। तो हम लोग अभी इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। तो गठन हो गया 15 मार्च 1950। अब देखिए इसके जो अध्यक्ष होते हैं, तो अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। अगर इसमें प्रश्न पूछे योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू।
यहीं पे अगर पूछ दे कि इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं या कौन थे, तो इसके देखिए उपाध्यक्ष जो होते हैं, अब उपाध्यक्ष जो होता है ये प्रधानमंत्री के द्वारा नामित व्यक्ति होता है। ये जो होता है पीएम द्वारा नामित व्यक्ति होता है। अब पीएम द्वारा जो नामित व्यक्ति है, उस समय अगर पहला पूछ दे कि योजना का पहला उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। और उस समय जो है इसके जो सदस्य होते थे, सदस्य जो होते थे ये सभी राज्य के सीएम एवं प्रशासक होते थे, जो राज्य और तथा जानते हैं कि यूटी जो होता है केंद्र शासित, उसका प्रशासक होते थे। ठीक है, तो ये हो गया योजना आयोग से। अब देखिए हम लोग आते हैं 5वां प्रश्न में, पर स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय में कौन शामिल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे तो खैर है ऑप्शन छांटने का, मगर देखिए इसका सबसे बेस्ट आंसर तब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। देखिए इसका हो जाएगा ग्राम सभा। इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। ठीक है, मगर हम लोग देखते हैं स्थानीय सरकार क्या होता है इसके बारे में। देखिए तो स्थानीय सरकार जो होता है, अभी जो पंचायती राज व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था, इसी को कहा जाता है स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन, या इसी को कहा जाता है विकेंद्रीकरण। अब ये जो कहा जाता है विकेंद्रीकरण, अब देखिए क्वेश्चन हम लोग का तो था कि त्रिस्तरीय से संबंधित बात, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो स्थानीय स्वशासन है, पंचायती राज व्यवस्था है और विकेंद्रीकरण है, इसके 3 स्तर होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके जो 3 स्तर है त्रिस्तरीय होता है। अब ये त्रिस्तरीय हम लोग देखते हैं कौन कौन होता है। तो देखिए एक तो होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति, और तीसरा होता है जिला परिषद। अब देखिए इसी तीनों में से एक ऑप्शन एक्स्ट्रा था ग्राम सभा, तो इसलिए इसका आंसर ग्राम सभा ले लिए। मैं इसके अगर 3 स्तर होते हैं तो कौन कौन होते हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो आया था स्थानीय स्वशासन पंचायती राज व्यवस्था कैसे आया। तो देखिए ये जो है इसकी लागू करने के लिए एक समिति बना था जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति, आप लोग जानते ही होंगे। ये था आपको 1957 का समिति। ठीक है, इन्हीं के सिफारिश पर आपको 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से लागू हुआ। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं अब 6ठे नंबर प्रश्न पे। इसमें एक प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका का कब संविधान अपनाया गया। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको 1787। अब देखिए यहाँ पे अमेरिका से प्रश्न आता है तो अमेरिका के बारे में हम लोग देख लीजिए, इसे यूएसए भी कहा जाता है, जो आप लोग को जो है उत्तरी अक्षांश में अटलांटिक महासागर से लेकर प्रशांत महासागर के बीच में है। अब देखिए अमेरिका से प्रश्न अगर आता है तो देखिए अमेरिका का अगर पूछा जाए कि पूर्ण स्वतंत्रता कब हुआ। ठीक है, ये पूर्ण स्वतंत्रता हुआ, आप लोग समझ ही रहे हैं, इसका हो जाएगा 4 जुलाई 1776। ठीक है, अब देखिए 1776 में स्वतंत्रता हुआ। हालांकि इसका खोज के बारे में अगर देखते हैं हम लोग अमेरिका की खोज, तो 1492 ईस्वी में किसने की थी? तो कोलंबस ने की थी। ठीक है, हम लोग ये देख लिए। आगे जो है अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ, ये प्रश्न था, तो हम लोग देखते हैं संविधान के बारे में। संविधान लागू हुआ पूर्ण रूप से, तो देखिए संविधान लागू हुआ इसका 1787 और 88 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 87 था आंसर में, इसलिए 87 लिया। अब अमेरिका के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है, कैपिटल कहाँ है। तो कैपिटल के बारे में अगर पूछ दे
तो इसका हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। अगर वाशिंगटन डीसी पूरा लिखते हैं, ठीक है, वाशिंगटन डीसी जो पोटोमैक नदी के किनारे है। और आगे का ये है कि इसके पहले प्रेसिडेंट अगर पूछ दे तो पहले प्रेसिडेंट हो जाएंगे जॉर्ज वाशिंगटन। अब देखिए हम लोगों ने अमेरिका से जान गया कि अमेरिका के बारे में पूर्ण स्वतंत्रता कब हुए, 4 जुलाई 1776 को खोज 1492 में कोलंबस ने किया। संविधान लागू हुआ 1787-88 में, जबकि इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी जो पोटोमैक नदी के किनारे है। और उसके बाद प्रेसिडेंट हो गया आपको जॉर्ज वाशिंगटन। हम लोग बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न पे। ऐसे पूछ रहा है नेपोलियन किस युद्ध में हार गया। तो देखिए नेपोलियन के बारे में बोला किस युद्ध में हार गया था, इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा वाटरलू। अब देखिए नेपोलियन के बारे में प्रश्न है, तो नेपोलियन से प्रश्न जो संभावित है वो देखिए, इसका पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट ये प्रारंभ में सेनापति था, जैसे कि ये फ्रांस का सेनापति था। और फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति ये हुई थी 1789 में जो हुई थी, तो उसमें जो है ये सेनापति था फ्रांस का। अब सेनापति था और दरअसल ये सेनापति से मतलब कि युद्ध में जो है अच्छी भूमिका निभाने के कारण आगे चल करके ये सम्राट भी बने। तो ये जो है फ्रांस के सम्राट भी हुए और अच्छे सम्राट होने के बाद जो है इनके द्वारा 1815 में इन्होंने क्या किया कि रूस पे आक्रमण कर दिया। और रूस पे आक्रमण करने के बाद जो मित्र शक्ति देश थे जैसे कि ब्रिटेन, रूस, ये लोग क्या किए, स्पेन, ये लोग अब फ्रांस के प्रति विरुद्ध हो गए। और जिस कारण से वाटरलू की युद्ध जो हुई थी ये सम्राट भी बना। और वाटरलू का युद्ध जो हुआ, वाटरलू ये हुआ आपको 1815 में। इसका मेन कारण था कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का नेतृत्व करते हुए रूस पर आक्रमण करना, जिस कारण से वो जो मित्र संघ थे वो जो है इनको पराजित कर दिया वाटरलू के युद्ध में। और इसमें नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हो गया, नेपोलियन बोनापार्ट। अब पराजित होने के बाद इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। और समर्पण करने के बाद इसको एक द्वीप पर ले गया जहाँ इनकी मृत्यु हो गई। विशेष द्वीप एक प्रश्न आता है जिसका नाम है सेंट हेलेना द्वीप, सेंट हेलेना द्वीप, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट क्रांति करते हुए सम्राट बना और इनकी समझिए कि एक साम्राज्य विशाल बनी और एक क्रांति अर्थात युद्ध में ही इसकी पतन भी हो गई, ठीक है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें 8वां है, तो सबसे कठोर पदार्थ कौन है। तो इसका आंसर तो पदार्थ में आ जाएगा हीरा, ठीक है। अब देखिए हीरा से संबंधित प्रश्न है तो हीरा के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो हीरा दरअसल ये जो है रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है, कार्बन का शुद्धतम रूप है। अब देखिए हीरा से अक्सर प्रश्न बनते हैं कि हीरा क्यों चमकते हैं, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अगर हीरा का अपवर्तनांक पूछता है तो इसका अपवर्तनांक देखिए, अपवर्तनांक बहुत बार पूछा हुआ, अपवर्तनांक हो गया 2.417। अगर यहीं पे पूछ देगा आपेक्षिक घनत्व, इसका देखिए आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, (3.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हम लोग का हीरा का आपेक्षिक घनत्व। अगर हीरा से एक और प्रश्न है कि हीरा जो है, हीरा का एक ब्लैक हीरा होता है, मतलब कि काला हीरा, इसे बोर्ड कहा जाता है। अब ये प्रश्न में आयो दिन पूछता है क्योंकि इसी बोर्ड से जो है हम लोग शीशा वगैरह काटते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि हीरा के बारे में। हीरा क्या है, तो एक रासायनिक कार्बन का शुद्धतम रूप है। इसमें अपवर्तन 2.17 है और इसका हो गया अपेक्षित घनत्व 3.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और इसका हो गया आपको ये काला हीरा को बोर्ड कहा जाता है। हम लोग का प्रश्न अगला कि भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा किसकी है। अर्थात ये क्वेश्चन पूछा है कि भारत में जो बनाई गई स्टैचू ऑफ यूनिटी ये प्रतिमाएँ किसकी है, किस स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी की है।
तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, इसका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए ये स्टैचू ऑफ यूनिटी से प्रश्न बनता है, तो हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। स्टैचू ऑफ यूनिटी, देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये आपको गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर है। ये कहाँ है? तो गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर। अब देखिए ये जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों चर्चा में है, तो ये जो है पूरे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, सबसे ऊंची प्रतिमा है। अगर इससे प्रश्न बनता है कि ये जो कितनी ऊंची है, तो देखिए इसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर है और फीट में देखते हैं तो 597 फीट है, ठीक है। और इसका जो है उद्घाटन हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी साहब ने आपको 31 अक्टूबर 2018 को किए थे। और ये इसका विशेष दिन था, जिस दिन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का 143वां जयंती भी था, ठीक है। इसी के उपलक्ष्य में इसका उद्घाटन हुआ। और इसके अगर पूछे कि इसका बनाने वाला कौन कंपनी है, तो कंपनी के बारे में अगर पूछे प्रश्न तो कंपनी हो जाएगा L&T, जो भारत और एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और इसके जो है शिल्पकार पूछ दे, क्वेश्चन कई बार पूछे हुआ शिल्पकार, तो इसका शिल्पकार आपको हो जाएगा राम बी सुतार। तो हमने क्या देखा आज कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में, यह गुजरात के नर्मदा नदी के तट पर विश्व में ये सबसे ऊंची प्रतिमा है, 182 मीटर की है। और फीट में अगर क्वेश्चन आए तो 597 फीट की है। इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को 143वीं जयंती था सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसी के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने उद्घाटन किए। इसका कंपनी निर्माता अगर पूछा जाता है L&T, और शिल्पकार हो गया आपको राम बी सुतार। देखिए हम लोग अगला प्रश्न में चलते हैं 10वां में। पढ़ा बेगम हजरत महल किस विद्रोह से संबंधित? देखिए बेगम हजरत महल दरअसल 1857 की क्रांति से संबंधित है। और ये जो है 1897 का जो क्रांति हुआ था इससे संबंधित है। इसका नेतृत्व कर रही थी लखनऊ से। अब देखिए यहाँ से 1857 से जो क्रांति से प्रश्न आया, तो ये देखिए कि 1857 से कितने प्रश्न बनते हैं, क्या कारण है। 1857 की क्रांति का जो है कारण देखिए, तो कारण है कि चर्बी वाले कारतूस अर्थात ये जो है कंपनी 1856 में ब्रिटिश कंपनी एक नया एनफील्ड राइफल लाया, जिसमें चर्बी वाले कारतूस को मुंह से लगाकर खींच करके उसको स्टार्ट करना होता था। तो उसी के विरोध में मंगल पांडे नामक व्यक्ति ने इसका विरोध किया। और ये जो है विरोध जो है आपको विद्रोह में बदल गया, और ये 1857 का क्रांति कहलाया। इसका जो शुरुआत आपको कौन किया, तो मंगल पांडे ने किया। इसका शुरुआत आपको 10 मई 1857 को यूपी के मेरठ से प्रारंभ हुआ। मंगल पांडे के बारे में पूछता कहाँ के रेजिमेंट के थे, तो ये 34वीं रेजिमेंट से संबंधित थे। अब देखिए यहाँ से प्रश्न इस तरह से बनते हैं कि क्रांतिकारी और संबंधित क्षेत्र, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्रांतिकारी और क्षेत्र। तो दिल्ली से हम लोग को कौन था, तो बहादुर शाह जफर और बख्त खान। अब देखिए इसी तरह आगे पूछता है कि इलाहाबाद से कौन थे, तो इलाहाबाद से हम लोग देखते हैं लियाकत अली। कानपुर से पूछता क्वेश्चन, तो देखिए कानपुर से कौन क्रांतिकारी कर रहे थे, तो कानपुर से आपको हुआ नाना साहब एंड तात्या टोपे। इसी तरह क्वेश्चन पूछता है झांसी से, तो रानी लक्ष्मीबाई। इसी तरह आगे बढ़ करके देखते हैं कि हो गया फैजाबाद से, तो मौलवी अहमदुल्ला। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं
ये आपको बिहार के जगदीशपुर से आरा, जगदीशपुर, तो ये हो गया वीर कुंवर सिंह। इसी तरह एक और हैं जो बिहार से ही है, पटना से, तो पटना से इस क्रांति में भूमिका निभा रहे थे आपको पीर अली। तो हम लोगों ने आज अभी देखा 1857 की क्रांति से, इसका कारण था चरबी वाले कारतूस शुरुआत किया तो मंगल पांडे ने किया, 34वें रेजिमेंट से संबंधित है। यह इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर वक्त खान, इलाहाबाद से लियाकत अली, उसके बाद कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे, उसके बाद झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, और बिहार या आरा जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह, और जबकि पटना से पीर अली कर रहे थे। हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन है नरेगा कब राष्ट्रीय कब पारित हुआ? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कब पारित हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 2006। देखिए इसके बारे में नरेगा बोल रहा है, मतलब कि नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है इसका फुल फॉर्म। मतलब ये जो नरेगा है इसका संवैधानिक प्रारूप 2006 में जो है इसे मान्यता दिया गया। यह पहला ऐसा व्यवस्था है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को गारंटी देता है, ग्रामीण लोगों को गारंटी देता है। किस चीज़ की गारंटी देती है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो एम्प्लॉय है, मतलब कि काम है, उसके लिए गारंटी देता है। और इसकी शुरुआत जो है आपको शुरू हुई थी, ये पहला चरण में शुरू हुआ था, ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश के बदलापट्टी से। और ये पहले चरण में आपको फर्स्ट स्टेज में 200 जिलों में चालू हुआ था। और इसका जो प्रावधान है, इसमें ये प्रावधान है कि वर्ष में 100 दिन का काम देती है, काम 100 दिन का काम देगा। अगर 100 दिन से ज़्यादा होता तो उसका निर्वहन राज्य सरकार करेगा। और इसी का अगला स्वरूप हम लोग को बन गया मनरेगा। गांधी जी के जयंती पर इसका नाम बदल करके 2 अक्टूबर, ठीक है, 2009 को इसी को बना दिया गया मनरेगा। तो आगे प्रश्न देखते हैं। 12 है मिस वर्ल्ड 2017 की प्रतियोगिता कौन जीते? तो देखिए मिस वर्ल्ड की ये हमारी भारतीय है जिसका नाम है मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर ये दरअसल 2017 की मिस यूनिवर्स बनी थी। ये हमारे हरियाणा की सोनीपत की है। अब देखिए इसमें जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मिस वर्ल्ड, तो मिस वर्ल्ड से प्रश्न है मिस वर्ल्ड। तो ये मिस वर्ल्ड इसका जो है शुरुआत हुआ आपको 1951 में, और ये 51 प्रारंभ हुआ। और ये जो है आपको हमारी भारतीय दल से पहली बार इसमें जो है रीता फारिया जो है भारतीय तरफ से पहली मिस वर्ल्ड बनी थी आपको 1966 में। जबकि आगे भविष्य में ये फिर उसके बाद आपको बनी थी ऐश्वर्या राय, उसके बाद आपको बनी थी प्रियंका चोपड़ा, ठीक है, चोपड़ा। अभी हम लोग की जो बनी है मानुषी छिल्लर, ठीक है। तो ये हो गया आपको प्रश्न जितने भी मिस वर्ल्ड से। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन से संबंधित है। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ किताब किस भारतीय की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, ये पुस्तक जो है ये हमारे सौरभ गांगुली के है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं सौरभ गांगुली के बारे में। तो देखिए सौरभ गांगुली जो है पहले बंगाल क्रिकेट क्लब के जो है अध्यक्ष थे। अभी वर्तमान में भारत के जो है BCCI, ठीक है, इसके ये अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है, सौरभ गांगुली। जबकि क्वेश्चन पर जो है पुस्तक से संबंधित है तो हम लोग देखते हैं एक आपको सुनील गावस्कर है, सबसे विख्यात हैं सुनील गावस्कर। इसका भी एक पुस्तक है जिसका नाम है सनी डेज।
हमारे सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी क्रिकेट के, जिसका नाम है सचिन तेंदुलकर, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। और इसके बाद एक और है जो आपको ध्यानचंद हैं, इनकी भी एक पुस्तक है जिसका नाम है गोल। तो हम लोगों ने देख लिया सौरभ गांगुली से प्रश्न किए, बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। पुस्तक से संबंधित सुनील गावस्कर के हो गया सनी डे, जिस तरह से सौरभ गांगुली के सेंचुरी इज नॉट ऑफ इनफ, और सचिन तेंदुलकर से पूछता है तो प्लेइंग इट माई वे, और ध्यानचंद से हम लोग का हो गया गोल। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, जो है एक नृत्य कला जिसमें हिंदू और मुस्लिम के समूह समृद्ध होते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कथक। देखिए कथक से संबंधित प्रश्न देखते हैं। कथक तो ये भारतीय एक शास्त्रीय नृत्य है। अब देखिए शास्त्रीय नृत्य में जो कथक है ये आपको उत्तर भारत का है, भारत या यूपी क्षेत्रों। तो जानते हैं यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों का समृद्ध होता है इस चीज़ में। अब देखिए जिस तरह से ये सब शास्त्रीय नृत्य है, तो शास्त्रीय नृत्य हम लोग देखते हैं। कथक हो गया आपको, जिस तरह उत्तर भारत उत्तर प्रदेश, उसी तरह एक कथक कली, कथक कली तो ये आपको हो जाएगा केरल। उसी तरह कुचिपुड़ी है, तो कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उसी प्रकार हम लोग का एक है भरतनाट्यम, तो हो गया आपको तमिलनाडु। इसी तरह का एक उड़ीसी है, तो उड़ीसा। इसी तरह का एक मणिपुरी है, ये हो जाएगा मणिपुर। इस तरह से हम लोगों ने सारे प्रश्न का डिस्कशन देख लिया और कथक शास्त्रीय नृत्य के बारे में देख लिया। प्रश्न हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं। पहला सबसे छोटा जीवित पक्षी, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा हमिंग बर्ड। इसका आंसर हो जाएगा हमिंग बर्ड। अब देखिए ये जो है पक्षी से रिलेटेड प्रश्न पूछता है, तो हम लोग देखते हैं। पक्षी, देखिए पक्षी जो होता है ये आपको आ जाता है उड़ने वाले संबंधी जो भी है, जिसके पास 2 पैर होते हैं, 2 पंख होते हैं, पाद होते हैं, ये सब चीज़ आ जाते हैं पक्षी में। इसमें से प्रश्न देखिए कैसे बनते हैं कि पक्षी कितने वेशी होते हैं। तो ये वेशी अगर पूछ दिए मतलब चैम्बर, तो इनके चैम्बर जो होते हैं 4 वेशी होती हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ दे पक्षी के बारे में कि ये इसका श्वास नली, ठीक है, कहाँ से होता है, तो श्वास सारा कुछ फेफड़ा से होता है। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ी पक्षी कौन होती है, सबसे बड़ी पक्षी, तो इसका हो जाएगा स्ट्रिच या शुतुरमुर्ग, ठीक है, शुतुरमुर्ग, इसको स्ट्रिच भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब इसी तरह से सबसे छोटा पूछ दिया, तो छोटा में हम लोग देखते हैं, छोटा पक्षी में हो गया हमिंग बर्ड। एक है न उड़ सकने वाली पक्षी, तो इसमें हो जाएगा ईमू। ईमू ये सब क्या है, न उड़ सकने वाले पक्षी है। तो देखिए हम लोग आगे प्रश्न पे जाते हैं। पूछा उड़ीसा की सबसे बड़ी झील कौन है, तो देखिए उड़ीसा की सबसे बड़ी झील, इसका आंसर हो जाएगा आपको चिल्का झील। अब देखिए चिल्का झील से अगर प्रश्न पूछता है तो हम लोग भविष्य में इसे चिल्का झील से प्रश्न गलती ना हो, इसलिए हम लोग चिल्का झील के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। तो चिल्का झील देखिए यह एक लैगून झील है, यह एक लैगून झील है। दूसरा यह कैसा होता है, तो यह खारा होता है, खारा होता है, खारा मतलब कि खारा पानी वाला, ठीक है। और तीसरा होता है कि यह भारत की, साथ ही भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। अगर प्रश्न से संबंधित पूछता है कि भारत की, आगे चल गए कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील से प्रश्न आता है, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो हम लोग का हो जाएगा वुलर झील। वुलर झील जो हम लोग का कहाँ है,
जम्मू एंड कश्मीर में है। यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछता है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो हो जाएगा आपको सांभर झील। सांभर झील आप लोग जानते हैं, ये राजस्थान में है। और इसी तरह से सबसे ऊंची झील पूछ दे, ऊंची झील, तो हो जाएगा चुलामू झील। चुलामू झील जो सिक्किम में है, ठीक है। झील से प्रश्न अगर और आते हैं तो देख लीजिए, पुलिकट झील आपको आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में हो गया, डल झील हो गया आपको जम्मू कश्मीर में, वेम्बनाड झील केरल में हो गया, व्हीलर द्वीप जो वर्तमान में नाम उसका बदल करके कर दिया APJ अब्दुल कलाम झील, ये सब आपको उड़ीसा में हो गया। तो इस तरह से प्रश्न आपको कभी भी गलत नहीं होंगे, सभी चीज़ को ध्यान रखिएगा खाली। तो हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में 500 और 1000 का नोट को कब अमान्य घोषित किया गया? तो देखिए इसका आंसर सीधा हो जाएगा 2016 में। देखिए इसकी घोषणा का उद्देश्य ये था, हम लोग का जो है 500 और 1000 रुपये का जो अमान्य घोषणा का करने का कारण था, अमान्य करने का कारण, तो ये था हम लोग का मुख्य कारण कि भारत में जो काला बाजारी बढ़ गया था, अवैध धन का स्टॉकिंग बढ़ गया था, उस चीज़ को रोकने के लिए इस चीज़ को किया गया था। इसकी घोषणा हमारे PM नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को किए थे, जबकि ये लागू आपको हुआ था इसके अगले ही दिन 9 नवंबर 2016 को, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मिग 21 उड़ाने वाली पहली महिला है। तो देखिए इसका आंसर तो हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी। अब देखिए यहाँ से जो मिग उड़ाने की बात है तो हम लोग पहले देख लेते हैं मिग क्या है। तो मिग जो है आपको 21, ये एक फाइटर विमान है। क्या है? फाइटर विमान है। प्रश्न तो आपको ऐसे ही पूछ देता है कि मिग क्या है, तो एक फाइटर विमान है। ये हमारे भारत में जो लिया गया, ये अमेरिका से कब लिया गया? तो ये जो है लिया गया कब? तो आपको हो गया 1964 में। और मिग के बारे में कह रहा है, जो फाइटर विमान है ये जो पहली बार उड़ाई थी, तो इसको उड़ाने वाली महिला है अवनी चतुर्वेदी, ठीक है। और ये जो चतुर्वेदी है ये वायुसेना की अधिकारी है, वायुसेना की अधिकारी है। और ये आपको मध्य प्रदेश की रीवा जिला की रहने वाली है, ठीक है। देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। करा निम्न में से कौन बहुकोशीय की नहीं है? तो इसमें ऑप्शन के आधार पे आंसर हो जाएगा इसका अमीबा, ठीक है। अब अमीबा जो है एक कोशिकीय है, इसमें कुत्ता, बिल्ली, जो पशु, ये सब चीज़ बहुकोशिकीय हो जाएंगे। तो अमीबा देखिए क्या है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो प्रोटोजोआ संघ में आते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखिए अगला प्रश्न है, 1192 में तराइन के युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा गौरी के बारे में जानते हैं कि मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी गौर का था और ये सासवनी वंश का था, सासवनी वंश का था। इसका प्रथम हम लोग के भारत की तरफ जो आक्रमण था ये 1175 में मुल्तान में किया। दूसरा जो किया था 1178 में ये गुजरात में किया। और यहाँ पर जो थे मूल राजदूत शासक थे, मूल राजदूत, ये पहली बार गौरी को हराते। गौरी अगर पहली बार पराजित हुआ फर्स्ट टाइम, तो गौरी इसी से पराजित हुआ, ठीक है, पराजित हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि आगे चल कर के चंदावर ने इनको बहुत सारे इनविटेशन दिया, तो उसके तर्ज पे इन्होंने 1191 में आया तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध
तो ये जो युद्ध हुआ था आपको 1191 में, ये तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय रहे। पृथ्वीराज चौहान विजय रहे। इसमें इसकी हार हुई गौरी की। दूसरा युद्ध जो है 1192 में हुई तराइन की द्वितीय युद्ध। इसमें जो है गौरी जीत गया अंततः। तीसरा युद्ध 1194 में एक युद्ध हुआ गौरी का, जिसका नाम था चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध जिसमें जयचंद और गौरी के बीच हुआ, जिसमें जयचंद हारा। तो देखते हैं क्वेश्चन पूछा है किस भारतीय राज्य की सबसे बड़ी तट सीमा, तो इसका आंसर तो हो जाएगा आपको गुजरात। तो देखिए हम लोग तट से रिलेटेड है, तटीय सीमा से। तो देखिए भारत में जो है तटीय सीमा से संबंधित प्रश्न देखिए। तटीय सीमा से भारत में कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय संबंध बनाते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं। इसमें 9 राज्य में जो है गुजरात से लेकर के गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, उसका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य आपको तटीय सीमा। 9 राज्य में प्रथम स्थान पे आपको हो गया गुजरात, जो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा बनाती है, 1663 किलोमीटर की सीमा बनाती है, ठीक है। उसके दूसरा स्थान पे आता है महाराष्ट्र, तो कम से कम 3 स्थान आप लोग याद रखिए। और तीसरे स्थान पे आता है आपको तमिलनाडु। ये 3 स्थान तमिलनाडु जो है, ये 3 स्थान पर आते हैं, तीसरे स्थान पर आते हैं। जबकि तट सीमा से संबंधित प्रश्न देख लीजिए। हम लोग का कुल जो है स्थलीय सीमा की लंबाई पहले देखिए। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आपको हो गया 15,200 किलोमीटर। जबकि कुल स्थलीय सीमा, कुल जो है तटीय सीमा पूछ दे, तटीय सीमा की लंबाई, तो कुल तटीय सीमा की लंबाई आपको हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। अगर पूछ दे कि मुख्य तटीय सीमा, मुख्य भूमि तटीय सीमा, तब इसका हो जाएगा तटीय सीमा की कुल लंबाई हो जाएगी आपको कितनी, तो हो जाएगा आपको 6100 किलोमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में बाजी लगाने वाले सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक जो बनाया गया, इसका आंसर हो जाएगा आपको तो इंडिया गेट। इसका आंसर हो जाएगा आपको इंडिया गेट। देखिए प्रथम विश्व युद्ध से जो रिलेटेड बात है, देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो हो गया था आपको, तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध यह आपको चला था 1914 से 1918 के बीच में चला था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो भारतीय तरफ से जो मालूम है आप लोगों को कि बहुत सारे सैनिक अपना योगदान दिए थे, उसमें जो शहीद हो गए थे उस सैनिकों के लिए जो स्मारक बनाया गया, वो स्मारक था हम लोग का दिल्ली में इंडिया गेट। देखिए इसके अगर देखा जाए निर्माण प्रक्रिया तो 1921 में हुई, मगर इसका पूरा निर्माण होने में आपको वक्त लग गया 10 साल, और 1931 में पूरी हुई। इसके निर्माता थे लुटियन साहब। देखिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी हिंदी फिल्म भारतीय हॉकी टीम पर आधारित है, तो देखिए इसका फिल्म हो जाएगा आपको गोल्ड, ठीक है। इसमें देखिए भारतीय हॉकी टीम से रिलेटेड ओलंपिक के संबंधित देखिए, तो भारतीय जो हॉकी टीम है, ये ऐसी टीम है जिन्होंने पहली बार 1928 के एम्स्टर्डम में ओलंपिक खेले। उसमें क्या है ना कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, तो पहली बार हॉकी टीम 1928 में जीता। कुल जो है 6 बार जो है गोल्ड मेडल भारतीय हॉकी टीम जीता है। तो दूसरा देखिए 1932 में है, तीसरा देखिए 1936 में है, चौथा आपको हो गया 1948 में है, पाँचवा हो गया 1952 में है, और छठा हो गया 1956 में। इतनी बार इन्होंने भारतीय तरफ से हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। और ये देखिए इसीलिए हॉकी टीम के लिए विशेष करके एक मूवी बनाया गया था 2019 में, जिसका नाम था गोल्ड, जिसमें जो है एक्टर जो थे वो एक्टर के रूप में आपको निभाए थे अक्षय कुमार, ठीक है। और उसके बाद जो है मोनी राय इसमें एक्ट्रेस थी, ठीक है। तो ये अभी हाल ही की फिल्म है, तो इसको याद रखिएगा। जो क्वेश्चन है हम लोग का स्टेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसकी है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कपिल देव।
यही कपिल देव हैं जिन्होंने आपको 1983 में पहला भारत के लिए विश्व कप जिताया था। ठीक है, तो कपिल देव हो गया स्टेट फ्रॉम माई हार्ट, इसका एक और पुस्तक है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे हम लोग शायद पिछले क्वेश्चन में यही था तो हम लोगों ने उसमें डिस्कशन कर लिया। ठीक है, टाइम नहीं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न और हम लोग का आज का अंतिम प्रश्न है, 19वीं सदी में किस देश ने सार्वभौमिक मताधिकार कर दिया? सार्वभौमिक का मीनिंग समझ लीजिए, पहली हो जाए सार्वभौमिक मतलब सभी रूप पे समान रूप से। ठीक है, तो सार्वभौमिक मताधिकार से हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग पहले देखेंगे न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ये कब दिए थे? तो 1893 में दिए थे। अच्छा, हम लोग आते हैं आगे बढ़ करके, तो देखिए सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार तो विश्व स्तर पे देखा जाए तो विश्व स्तर पे न्यूजीलैंड हो गया पहली बार, तो न्यूजीलैंड हो गया, आपको लिखाई दी है न्यूजीलैंड कब? तो 1893 में। यही सार्वभौमिक मताधिकार अगर भारत के तुलनात्मक देखा जाए तो भारत ने 1950 में सार्वभौमिक मताधिकार को दिया और ये 1950 में दिया। यही सार्वभौमिक मताधिकार आगे चल करके 61वां संविधान संशोधन द्वारा पहले तो जो है ये 21 वर्ष था, 21 वर्ष के आयु के लिए अब 18 वर्ष कर दिया गया है। ये 61वां संविधान संशोधन 1989 में इसको किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिए कि ये बहुत प्रश्न पूछता है 61वां संविधान संशोधन। अगर मताधिकार से संबंध अगर आते हैं तो भाई लोग मताधिकार में देखिए महिलाओं को मताधिकार का अधिकार पहली बार दिया था 1825 ईस्वी में न्यूजीलैंड ने दिया था। उसके बाद हमारे देश में 1893 में कुछ वर्गों के लिए मताधिकार देने का प्रयोग ब्रिटिश सरकार ने किया और हमारे देश में 1919 के अधिनियम द्वारा पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। उसमें और इसमें सार्वभौमिक मताधिकार में अंतर है, ये चीज़ आप समझ जाइए। देखिए भाइयों, आज हम लोगों ने जो क्लास का डिस्कशन किया ये अगर अच्छा लगा हो तो सही भाइयों से मेरा निवेदन है